Good afternoon, everyone. I am Dr. Pooja, doing OBS and Gynae practice in Jean City, Haryana. I welcome all of you to this live Facebook session. It's my pleasure to be moderator with respected Dr. Professor Colonel Pankaj Talwar, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for joining this topic and welcome to this live session. Sir, as such, needs no introduction. Still, I introduce him briefly. Sir is CEO at iHoma Fertility Clinics and Training Academy, Gurugram, Haryana. He has trained among various countries, among 1,700 students. He is practicing more than 30 years in infertility. And he is Dean at the Department of Clinical Embryology, Sridhar University, Pilani. Sir has received many national awards for his prestigious services. So we are very lucky to have Sir as speaker for this topic. Today's topic is how to prepare for egg pickup, ovum pickup. एग पिकअप या ओवम पिकअप एक आईवीएफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. आज हम उसके बारे में जानेंगे. So sir, let's start. Please tell Yes. brief So about thank you this. so much. Thank you so much for Pooja for being with us. And जो आज का जो विषय है जो हमने पिकअप किया है, that is called over pickup. We commonly call it OPU. और first of all, great welcome to all of us who are present here. And we do this Facebook Live every 15 days, and we pick up a topic of common interest. अब जो हमें बात करने के लिए बताते हैं वो टॉपिक, वो विषय को हम उठाते हैं बात करने के लिए. तो बहुत समय से बार बार एक सवाल आ रहा था कि ओवम पिकअप के बारे में आप हमें बताएं और ये ओपीयू होता क्या है. सो एज वी ऑल नो दैट वी हैव टू वेज टू ट्रीट ए वुमन एंड ए कपल हु हैव गॉट इनफर्टिलिटी. एक जो सिंपल तरीका है उसे हम कहते हैं आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, एंड द अदर मेथड इज कॉल्ड आईवीएफ. इन दोनों में फर्क ये होता है कि आईयूआई के अंदर हम जो भी एग्स बनाते हैं बॉडी के अंदर बाय गिविंग, हम क्लोमिफिन देते हैं, लेट्रोजोल देते हैं, और उसके बाद हम कपल के अंदर जो हम उनके हस्बैंड का या पार्टनर का जो सीमेन प्रिपेयर करते हैं उनकी बॉडी में डालते हैं पुट इन द यूट्रस. इट्स कॉल्ड आईयूआई. सो आईयूआई इज ए वेरी simple procedure and it's got a success rate of around 15%. And but this can only be done when the tubes are patent. जब ट्यूब्स खुली हैं और मेल काउंट बॉर्डर लाइन या नॉर्मल है तभी हम कर पाते हैं आईयूआई को. On the other hand, the thing called IVF, और IVF करने का जो मेन इंडिकेशन है वो है ब्लॉक ट्यूब्स या फिर वेरी लो और नो स्पर्म काउंट, या फिर when we have multiple IUI failures we can go in for a IVF. अब IVF के अंदर क्या होता है? इन IUI, जब हम IUI करते हैं तो हम तकरीबन एक या दो डिम या एग ही क्रिएट करते हैं. We don't overstimulate the woman. But when we come to IVF, जिसका एक सक्सेस रेट जो होता है that's around 65 to 70% depending upon her age. We make multiple eggs in her body. We make her hyper stimulate. Yes. So in that case, she will make more number of eggs. So normally we take around 10 to 15 eggs in that woman. So giving a lot of injections. So we give them, हम उनको टीका लगाते हैं HMG का या FSH का. टीकों की मात्रा भी बड़ी होती है. And we make her ovaries develop more number of eggs. Yes. और it depends upon the AMH values. अगर उनका AMH ज़्यादा होता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ एग उनके लिए उनकी बॉडी में बनते हैं. जब भी एग बन के रेडी हो जाते हैं, और एग रेडी कब होते हैं? जब उनको हम टीके लगाते हैं और उनके जो फॉलिकल्स हैं दे बिकम अराउंड 2 सेंटीमीटर. दैट्स द टाइम द फॉलिकल्स आर रेडी. और हर फॉलिकल के अंदर एक एग होता है. उस एग को निकालने की जो प्रतिक्रिया है इसे कहते हैं एग रिट्रीवल. एंड एग को बोला जाता है oocyte, जो कॉमन, जो हम डिम भी कहते हैं, एग भी कहते हैं, oocyte कहते हैं. सो हम कहते हैं we call it OPU या फिर OCR, oocyte collection और egg retrieval. So OPU के अंदर हम किसी भी लेडी के अंदर उनको जब उनके एग रेडी हो जाते हैं उनको हम टीका लगाते हैं ट्रिगर का, और टीका लगाने के बाद में जो एग की मेच्योरिटी होती है वो बढ़ जाती है. So जब उनके फॉलिकल्स दे बिकम अराउंड 20 मिलीमीटर और 2 सेंटीमीटर, we give her one injection called HCG या फिर हम टीका लगाते हैं लुप्राइड डेगापेप्टाइल का,
और उसके अराउंड 35 घंटे के बाद में या बिटवीन 35 एंड 36 आवर्स वी रिमूव देयर एग्स फ्रॉम आवर बॉडी. दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड oocyte रिट्रीवल या ओवम पिकअप. ओवम पिकअप, ओवम मतलब oocytes, पिकअप मतलब उनको पिक करना. इस होल टेक्निक इज कॉल्ड ओवम पिकअप. और ये किया जाता है अंडर एनेस्थीसिया, जब उसको हम बेहोश करके ओटी में लेके जाते हैं. एंड वी यूज ए फाइन नीडल, वी यूज एन ओपीयू नीडल एंड दैट इज डन अंडर एनेस्थीसिया. उनको हम बेहोश करके एनेस्थीसिया देकर ही हम उनके एक्सो रिट्रीव करते हैं. और ये प्रोसीजर इज ए वेरी सेफ प्रोसीजर एंड टेक्स अराउंड 10 to 15 minutes. So this whole thing is called ovum pickup procedure. This is what we carry out in IVF cycles. ओके सो ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एग पिकअप कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है. लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, विच प्रिकॉशंस वी शुड टेक बिफोर दिस प्रोसेस. हमें अपने पेशेंट्स को क्या एक्सप्लेन करना है. So ये बड़ा ज़रूरी है कि देखिए काफ़ी टाइम तो क्या रहता है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर. एक तो होता है डॉक्टर, एंड देन वी हैव गॉट द पेशेंट्स, और देन वी हैव काउंसलर्स. 3 people are involved in the whole process. अभी अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली क्या रहता है कि डॉक्टर्स दे टेंड टू बिकम बिजी. हम बात करते हैं पर हमसे गलती हो सकती है. कई बार हम उस मैच्योरिटी के साथ बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर बिजी. यू गो इनटू सम अदर इमरजेंसी, तो मुझे ठीक से बात नहीं कर पाते हैं. तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी है एज डॉक्टर टू टॉक टू द पेशेंट. Then we have got counselors who can tell the patients about the whole process. कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या टीका लगाना है, कैसे आना है, क्या फॉर्म भरने हैं. सो एक नर्स काउंसलर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं इस काउंसलिंग का. बट आई थिंक एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा आपको पूजा, जो मेरे ध्यान में आती है कि हम हमेशा बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं. सो हम कई बार कुछ चीज़ें बताना भूल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है. बट जो बिगर प्रॉब्लम है कि पेशेंट ही हमारे साथ इंक्लाइन नहीं होते. मेनी टाइम्स सबसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि दैट पेशेंट शुड आल्सो कीप देयर माइंड एम्प्टी. सो व्हेन दे कम फॉर द काउंसलिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब उनको हम उनके जो फॉलिकल्स रेडी हो जाते हैं, जब हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया एंड वी प्लान टू डू देयर आईवीएफ, सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमने उनको बताना है कि आप अपने मन को शांत करें. ओके देखिए जब हमारा कप भरा हुआ है, अगर मेरा ग्लास में ऑलरेडी पानी है, इसमें कुछ और डाल नहीं पाऊंगा मैं. So when these young couples come to us, they are under a lot of stress. उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है. एंड एज ए रिजल्ट हम जब उनसे बात करते हैं ना, तो बातें उनके अंदर दिमाग में, कानों में जाती हैं पर दिमाग में नहीं जाती हैं. तो फिर शुरू होता है वार्तालाप. रात को फोन आएगा, हम फोन करेंगे, वो पूछेंगे हम ये दवाई भूल गए, हमने ये टीका नहीं लगाया, अच्छा हमें 9 बजे आना है कि 11 बजे आना है. तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने, जब भी हम किसी पेशेंट से बात करते हैं कि हमें क्या एहतियात लेने हैं, जो आपने सवाल बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमें क्या एहतियात लेने हैं. और इस ग्रुप के अंदर हमारे साथ जब जुड़ते हैं, आई थिंक वी हैव डॉक्टर्स, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे कोलीग्स हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स भी होंगे कुछ समय के बाद में. सो हमने 2 काम करने हैं. अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं अबाउट ओपीयू काउंसलिंग, तो हमें अपने माइंड को भी खाली करना. हमने बोलना है नहीं, अभी हम अपनी आँख बंद करेंगे और सोचेंगे और एक चार्ट को चेक करेंगे कि हम ये सब पॉइंट बोलने हैं पेशेंट्स को. और पेशेंट्स को भी अपना माइंड खाली करना है और देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं. जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम जो भी बोलेंगे उनका ग्लास भरा हुआ है, बात समझ ही नहीं पाएंगे और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो काउंसलर, नर्सेज, डॉक्टर्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं सबको एक ही बात कह रहा हूँ कि हमको ये बहुत ही सीरियस चीज़ होती है. ये एक ऐसी चीज़ है पूजा कि दिस इज समथिंग लाइक एक बंदूक से निकली हुई गोली. आई एम ए आर्मी ऑफिसर, सो आई से दैट बंदूक से निकली हुई गोली. आई थॉट अबाउट ए बंदूक. बुलेट can't be withdrawn. Same way, just know that in case we give them the wrong counseling or we give them incomplete counseling, patient उस बात को मान के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा. So you have to be very very kind and do counseling properly. राइट अभी हमने क्या बताना है पेशेंट को? जब हमने उनका मन को शांत किया, अपने मन को शांत किया, एंड आई फील दैट वी शुड गिव देम अ कप ऑफ टी. तो थके हुए होते हैं, गिव देम अ कप ऑफ टी, गिव देम अ बिस्किट, ग्लास ऑफ वाटर, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बतानी है हमने उनको कि आज रात को क्या-क्या करना है.
सपोज आज उनके फॉलिकल्स रेडी मिलते हैं हमको, तो आज रात को उनको क्या क्या दवाइयाँ खानी है, क्या क्या टीके लगाने हैं, क्या क्या दवाइयाँ बंद करनी है। कुछ टीके बंद होंगे, कुछ शुरू होंगे। एक टीका लगेगा ट्रिगर का, कितने बजे लगेगा? वो क्या रात के 8 बजे लगेगा, 9 बजे लगेगा, 12 बजे लगेगा, 1 बजे लगेगा? कौन लगाएगा, कहाँ पे लगाएगा, और वो लगा कि नहीं लगा हम कैसे चेक करेंगे? ये सारी बातें उनको बतानी होती है। यस, नंबर 1। राइट। नंबर 2, इनका पिकअप होता है ना, वो तकरीबन होता है 36 घंटे के बाद। 36 आवर्स विल डू द पिकअप। सो उनको बताना है कि आपका पिकअप अगर आज ट्रिगर लगाया हमने रात को 10 बजे, तो यस आपका सर। पिकअप होगा परसों सुबह 10 बजे, 36 आवर्स के बाद। 36 आवर्स। So we need to guide them properly. This is number 1. नंबर 2, पेशेंट ना समय पे आके बड़े एंशियस हो जाते हैं। उनके पूरे कंसेंट फॉर्म भरने, क्या-क्या जो हमारे सरकारी मान्यताएँ हैं, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रूल्स हैव टू बी filled. So they have to be told what all has to be done for you today. Certain things will be done today. Certain things when they come to the OT, day after tomorrow, उनको बताना होगा। सारी बातें बतानी पड़ती हैं उनको। राइट उसके बाद उनका फाइनेंशियल क्लोजर बड़ा ज़रूरी है। हम बहुत बार अपने जज्बातों में बह जाते हैं और वी डोंट डू प्रॉपर फाइनेंशियल काउंसलिंग। इस समय पे जब पेशेंट का केस क्लोज होने वाला होता है, तो हम कहते हैं कि आपने इतना पैसा पे करना है। तो दे गोइंग टू शॉक कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया। और जो करना है वी शुड डू इट इन वेरी नाइस वे। तो फाइनेंशियल काउंसलिंग करनी है, मेडिकल काउंसलिंग करनी है, और देन वी टेक देम टुवर्ड्स द होल जर्नी। तो वी हैव टू से कि आप कल रात के बाद खाली पेट रहेंगी। अगर आज ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप कल रात के बाद खाली पेट रहेंगी। परसों सुबह हमारे पास कम से कम 6 घंटा खाली पेट रहकर आएँगी। हम काफ़ी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप खाली पेट है, खाना नहीं खाना आपने। ये मेरे साथ में ऐसा हुआ पूजा में। मैंने बोला बेटा खाना नहीं खाना, खाली पेट आना है। तो जब मेरे पास में आई तो हमने बोला, अब मैंने हमसे दोबारा पूछता हूँ खाना खाया कि नहीं खाया, क्या खाया पिया, चेक करने के लिए। कहती है नहीं खाना कुछ नहीं खाया हमने, बस सिर्फ मैंने हॉर्लिक्स पिया और एक कप चाय का पिया। मैंने बोला क्यों पिया? तो आपने बोला था खाना नहीं खाना, पानी पीने में पानी के बारे में तो बोला ही नहीं आपने। एक कप एक 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 ग्लास लस्सी का पी लिया और मैं अभी मैं आ गई हूँ। अब क्या होगा? पूरा केस इट गोज इनटू ए सो वी हैव टू बी वेरी बेकार हो गया। हर शब्द का एक पर्पस होता है। ये एक निकला हुआ तीर है तर्कश, ये व्हेन इट लीव्स अ तर्कश इट वोंट कम बैक। सो टेल देम प्रॉपर्ली ये करना है, ये नहीं करना है। यस तुमको बताना है खाली पेट आएंगे हमारे पास में आप, और जब परसों सुबह आएंगे, सो अगर उनका कुछ फाइनेंशियल काउंसलिंग कुछ पैसा पेमेंट बचता है तो आप लेकर आएंगे। सारे फॉर्म्स है, देखो हमें हर चीज़ इस तरह से करनी है कि पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होकर सब कुछ करे। दे शुड फील दैट दे आर कमिंग टू देयर होम। और हम फिर भी कहते हैं जब परसों आपका पिकअप होगा, अंडर एनेस्थीसिया होगा, उसके बाद आप क्या खाना खाएंगी? व्हाट शुड वी ऑर्डर फॉर यू? सी आफ्टर सर्जरी वी नॉर्मली आस्क आप किस तरह का खाना खाना चाहेंगे उसके बाद में। सो वी ऑर्डर फूड फॉर देम 1 डे प्रायर। हम पूछेंगे जब आपका केस चल रहा होगा तो किस तरह का गाना सुनना चाहेंगी? प्रॉब्ली शी वांट्स टू लिसन टू ए भजन, somebody wants to listen to Radio Mirchi. So we have to make them comfortable so that when they come to the OT or the pre-post-op, they are fully comfortable. They are totally relaxed. That's the way we do it. So कुछ चीज़ें बड़ी important है to make them comfortable, and counseling most important is counseling the husband and the families. हमारे या पास जो the girls who come to us, they are bundle of nerves. वो बड़ी परेशान है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि आज क्लिनिक में आती हैं 2 टीके, कल आई 3 टीके, सुबह टीके, शाम को टीके, ये अल्ट्रासाउंड, सुबह अल्ट्रासाउंड, दोपहर को अल्ट्रासाउंड, और हम उनको बताते वी थिंक दैट दे आर ऑल डॉक्टर्स। तो बेचारी गर्ल हैज कम टू यू, शी मे बी वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट और शी मे बी वर्किंग इन ए स्मॉल विलेज, बट वी राइट फील शी एवरीथिंग, हमें लगता है सब आता है उसको, और हम टक 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 बोल के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। इट्स वेरी वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट कि हम उनके रिलेटिव्स को, और उनकी बहन साथ में है, उनके ब्रदर हैं, उनके हस्बैंड हैं, जो भी है, सबको बुला लेना चाहिए। सबको रिलैक्स करना चाहिए, कब चाय का पिलाना चाहिए, और फिर हमने उनको जो रिटन देनी है इंस्ट्रक्शन को लिख के देनी है, लिख के। और उसके बाद उनको बोला तुम बोलो, अभी तुम रिपीट करो क्या बोला मैंने। आजकल पेशेंट्स आर बड़े, दे आर वेरी वेरी सम आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे गो बैक एंड राइट टेक पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग। आपने ये गोली तो लिखा ही नहीं, आपने ये टीका तो आपने ठीक से लिखा ही नहीं, ये मुझे पकड़ समझ में नहीं आ रहा। सो इंश्योर दैट वंस यू लीव योर ऑफिस दिस मे टेक 45 मिनट्स। देखो ये प्रोसीजर है 5 मिनट का, इसके पीछे है तकरीबन 6-7 महीने का जर्नी होता है बिफोर एनीवन बिल्कुल कम
OPU, they would have taken minimum पूजा 7 to 8 months before they reach you. उस राइट सर। समय में उनका OPU, उस समय में उनका IUI होता है, ट्यूब टेस्टिंग होता है, सीमेंट टेस्टिंग होता है, सब चीजें होती हैं. So when they come to you, they should be fully relaxed and calm. और जब जाते हैं हमारे से, और ये पूरा का 5 मिनट का 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, तो उनको सब कुछ बताना है. जैसे बॉडी क्लीन करनी है, सुबह नहा कर आना है, चेहरे पे, आंखों में कोई माथे पे सिंदूर नहीं लगाना है, कोई महंगे गहने नहीं पहनने हैं, ज्वेलरी नहीं पहननी है, नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे ऑल क्रिएट VOCs इन द लेबोरेटरी. और लेबोरेटरी एंड OT विल गेट इन्फेक्टेड. सब चीजें बतानी है उनको, एंड ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है. आई थिंक इट्स ए वेरी लॉन्ग ड्रॉन जर्नी. इसमें हम 3 लोगों का रोल रहता है, एक डॉक्टर का, एक काउंसलर का, एक फाइनेंशियल Yes. बिलिंग का, जिसे फ्रंट ऑफिस कहते हैं, और एक नर्स का. हम सबको मिलके उन्हें काउंसल करना, और जब तक उनको तसल्ली नहीं होती है, आप पूछो मेरी बात क्लियर है, कोई और सवाल. जैसे मैं क्या कहता हूँ, सबको बताता हूँ कि जब भी हमें कोई बात समझ में नहीं आती, हम कहते हैं आस्क ए क्वेश्चन 5 times. 5 बार सवाल पूछने पे हर सवाल का जवाब मिल जाता है आपको. ये दिस इज ए रूट कॉज एनालिसिस और 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट. उसी तरह से 5 बार पूछ रहा है, मेरी बात क्लियर है, एनी डाउट, कुछ और पूछना है, क्लियर है, पढ़ लिया, ठीक है, जाओ. और फिर जरूरी है रात को उनको फोन करना. रात को उनको, अगर उनका टीका ट्रिगर का लग रहा है, रात को 12 बजे लग रहा है, तो 10 बजे उनको फोन करके बताना उनको, क्या एनी प्रॉब्लम, नर्स का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, क्या आप हमारे पास में आना चाहती हैं, एनी डाउट्स, टीका आपके पास में है, या वो आपके पास में टीका लगाने के लिए आ रही हैं. सो वी हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दैट ट्रीटमेंट. समबडी फ्रॉम द टीम should call them. Doctor cannot call them anytime. Somebody should Yes. call them. And many times they have difficulty, they don't get a good nurse or a good person to give an injection, then you can always tell them to show you the injection before they are taking, because उनके खूब तरह के टीके होते हैं ना. So they can take a picture or a video call and show, ये वाला टीका मैं लगाने वाली हूँ, और ये टीका मैं पेट पे लगाने वाली हूँ. और नर्स से बात करा दो, ये टीका है, पेट पे लगाना है, छोटी सुई में लगाना है, कितनी डेप्थ में लगाना है, स्पिल नहीं करना है. इसी सारी बातें हमको उनको बताना चाहिए. ऐसा बताने से, ऐसा करने से around 90% of problems are sorted. Thank you. ओके सर. सर आपने बताया काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, हमें एक नर्स को या काउंसलर को इसमें इन्वॉल्व करना है. अभी मैं ये पूछना चाहूँगी, हस्बैंड से रिगार्डिंग भी उन्हें एक दिन कुछ पहले बताना है, या इससे पहले स्पेशली रिलेशंस के रिगार्डिंग कि उन्हें रिलेशन बनाना है या नहीं बनाना है, तो उसके बारे में भी प्लीज सर बताइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ देम दे आस्क कि क्या हम अपने पति के साथ में रह सकते हैं, क्या हम संभोग कर सकते हैं. और जवाब का बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल आंसर है. पहले 4 या 5 दिन जब हम टीके शुरू, टोटल टीके लगते हैं तकरीबन 10 दिन के लिए. 10 डेज के टीके लगने के बाद वी नॉर्मली गो इन फॉर, फिर हम ट्रिगर लगाते हैं और 12वें दिन पिकअप करते हैं. एक नॉर्मल पैटर्न है, इट कैन बी चेंजिंग. सो 10th डे रात को हम लगाएंगे ट्रिगर, और 36 घंटे के बाद पिकअप करेंगे. तो आपको ये याद रखना है कि जब भी एक कपल आपके पास में IVF के लिए आता है, सो उनका तकरीबन 2 दिन का एब्स्टिनेंस होना चाहिए, 2 या 3 दिन का एब्स्टिनेंस होना चाहिए, मैक्सिमम 4 दिन, नॉट मोर देन दैट. सो वी टेल देम दैट पहले 4 या 5 दिन वो लोग आपस में संबंध रख सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट, दे शुड बी टुगेदर, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन. बट आखिरी 3-4 दिन में आपस में संबंध नहीं रखना. व्हाई? बिकॉज उनकी ओवरीज बड़ी हो जाती हैं. नॉर्मली ओवरी का साइज होता है छोटे नाखून के बराबर, ये साइज होता है अराउंड 2 सेंटीमीटर का. पर जब उनके अंदर डिम बनते हैं तो ओवरी इनकी साइज की हो जाती है. सो संभोग करने पे, हैवी एक्सरसाइज करने पे, वजन उठाने पे, दैट ओवरी कैन रोटेट, कैन गो अंडर टॉर्शन. सो कोई बताना होता है कि आखिरी 3-4 दिन के अंदर आपस में, आफ्टर से 6th और 7th डे, नो कॉन्टैक्ट इज नॉर्मली एडवाइस. और जब भी आपके पास सैंपल देने के लिए आते हैं, वो सैंपल 2 या 3 दिन ही पुराना होना चाहिए. दे शुड नॉट हैव ए सैंपल विच इज, क्या करते हैं वो आपस में संबंध रखते ही नहीं है, और फिर सैंपल हम नहीं करते हैं, जो सैंपल देते हैं वो 10 डेज पुराना होता है. सो सैंपल शुड बी अराउंड 2 to 3 days old. Accordingly we have to counsel them what they have to do, so that we get a fresh and better sample. And it's a very, very good thing you have asked me. Thank you so much for bringing this out. And secondly, Pooja, we should always ensure that there is no surprise in that couple when they come to us. उनका सैंपल का जांच हमने पहले किया होना चाहिए. सीमेन कल्चर का रिपोर्ट इफ इंडिकेटेड हमारे पास में होना चाहिए.
डीएनए Right. फ्रेगमेंटेशन का रिपोर्ट हमारे पास में होना चाहिए. सो व्हेन दे कम टू अस वी शुड बी सॉर्टेड आउट कि जो करना है हमने उनके लिए कर रखा है, एंड जो करने वाले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए. सो नॉर्मली क्या रहेगा, हमें मालूम है कि ये हस्बैंड हमारे लैब में जाके सैंपल नहीं दे पाएंगे. कुछ लोगों को कुछ फोबिया होता है, Hmm. तो उनका सैंपल पहले लेकर ही फ्रीज करके रख लेते हैं. So 2 days prior, take their sample and freeze it. So Freeze. again a matter of counseling. बहुत लोग आके घबरा जाते हैं. When they come to a new place, they can't give sample. और फिर क्या होगा? वो सैंपल देने के लिए जाते हैं, उनको टक टक कर रहा होता है दरवाजे पे खड़ा होकर. So they break their flow. So we have to see that they get complete privacy, they get complete comfort, they get good sort of relaxation, a sofa, a TV to watch, some magazines can be kept there. Give them a cup of coffee or tea in case they want, give them some fruit juice, give them a cookie. They should feel as if they are at their home. हाँ, तभी एक homely अच्छा environment. तभी हम अच्छा सैंपल मिलेगा. अदरवाइज बहुत जगह देखा है मैंने कि 3-4 पेशेंट खड़े हैं, वो सैंपल देना है और वो किसी तरह से वो जल्दबाजी में जल्दी करते हैं. तो सीमेंट कलेक्शन रूम एक ही बनाते हैं लोग, दो नहीं होते. तो फिर Right. उनका नंबर आ रहा है, अगला वाले खड़े हुए हैं, वो किसी को पता ही नहीं है कि सीमेंट कलेक्शन रूम है, वो टक 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 नॉक कर रहे हैं. तो हमें हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. हस्बैंड का सर्जरी नहीं होता हर केस के अंदर, वाइफ का सर्जरी हर केस में होता है. बट अगर हस्बैंड का सैंपल ठीक से नहीं मिला, देन द होल थिंग विल फॉल अपार्ट. सो वी हैव टू काउंसल हस्बैंड्स इक्वली. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली क्वेश्चन व्हिच यू ब्रॉट आउट. धन्यवाद. सर, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पेशेंट क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या पेनफुल प्रोसेस है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि एनेस्थीसिया में होता है, तो एनेस्थीसिया में पेशेंट को होश कितनी देर में आता है, क्या पूरा कंप्लीट बेहोश करके होता है, तो इसके बारे में भी सर प्लीज बताएं. कितने टाइम के लिए पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है? जी. सो जैसे ना पिकअप होता है तकरीबन 36 घंटे के बाद. आफ्टर वी हैव गिवन देम दी given them the trigger, 36 hours later we do the pickup. पिकअप. तो अगर उनका पिकअप 10 o'clock में प्लान है, देन दे शुड कम एट 8 o'clock, खाली पेट 6 घंटा रहने के बाद में. जब हमारे पास में आते हैं तो उनको उस समय उनका पीए चेकअप तो पहले ऑलरेडी कर रखा होता है, वरना उस समय कर लेते हैं. And then we see their whole file, we see their investigations, we see all the paperwork, and we make her comfortable. Now, अभी काम आता है प्री ऑप का. So we can, अगर वो उनको बहुत एंग्जाइटी है तो before surgery we can give them some sort of drugs which will relax their mind. They should empty their bladder, उनका bladder खाली होना चाहिए. They should be relaxed and then we take them to the OT. OT में उनको anesthesia दिया जाता है. Remember one thing very 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 clearly and very important, that whenever giving them anesthesia, the doctor should be with the patient. As well as possible आपका हाथ उनके माथे पर होना चाहिए या उनका हाथ आपके हाथ में होना चाहिए, बिकॉज उनके लिए वो आपको ही जानती हैं. एक नए ओटी के अंदर नया स्टाफ, ओटी का स्टाफ, नए डॉक्टर, नए एनेस्थेटिस्ट, वो घबरा जाती है. सो इंश्योर दैट यू आर देयर and you're keeping your hands on her head and talking to her when she's going under anesthesia. In case she's comfortable this way, she'll be more relaxed during the surgery, thinking the doctor is there with me. That's number one. The whole procedure maximum takes around 15-20 minutes, not more than that. So 15 minutes के अंदर we can do the whole procedure. That is one. Number two, after the procedure, they have to have very good awakening. जब भी उनको नींद खुलती है, they want to look at your face. They want to look at the doctor and nobody else. तो जब वो जागें, उस समय आपका चेहरा उनके सामने होना चाहिए. That's very very important. So we have to calm them and then we take them to the post operative room. अब याद रखिए कि सर्जरी का जो टाइम होता है तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है. And after the surgery is over, we take them to the post operative room where they are there with us for around 4 to 5 hours. I normally keep my patients for around 4 hours, and after 4 hours, I give them their lunch, their meal. I do ask what they want to have. They want to have some South Indian, or they want to have some maybe a dosa, they want to have some porridge. जो भी लेना चाहें, some fluids उनको हम दे सकते हैं, so that they are comfortable, and that's very very important. And when they have had their proper meals, उन्होंने जब खाना खा लिया, they don't have any vomiting or any problem, then they can be told that they can leave for their homes. तो तकरीबन 4 या 5 घंटे का टाइम हमको उनको अपने पास में रखना चाहिए, because we have done a surgery.
और 4-5 घंटे के बाद दे आर फुली रिकवर्ड। पेन मिनिमल होता है। If you're doing under anesthesia, they won't have much of pain, but some people may have some pain. But we give them some tablet for as painkillers. Some tablets are given in the vagina, some are given in the rectum, so they can take the painkillers and then they can go home. We also give them some antibiotics for around 2-3 days, and that's the way they recover. But I can tell you with surety that इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है. So it's a minimal pain, and they'll recover by evening. They'll become better. और फिर Okay. जब वो घर जाती हैं तो दोबारा फोन करना है, आप कैसी हैं? नहीं आ रहा. One phone call will be enough to make her comfortable. That we can do for her. Thank you. Sir, me audible? Yes, you're audible. Okay, sir. Sir, how many eggs are retrieved in this process? देखिए, अगर हम गाइडलाइन चेक करें तो इसमें कोई नंबर नहीं है, बट नॉर्मली वी Okay. नेवर हैव मोर देन 15 एग्स इन अ वुमन. हम किसी भी सेल्फ वुमन के अंदर 15 एग्स से ऊपर नहीं निकालते हैं. सो हमारा प्रोटोकॉल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. देखो, जितने एग्स बने होते निकालने पड़ेंगे हमको. सो हमको Right. उनके टीके कम लगाने हैं. फिर टीके की मात्रा कम करनी है, डोज कम करनी है. Normally, we जी. normally take out around 10 to 15 eggs in every woman in case possible, but not more than that. So we have to give them softer protocol. जिनको हम टीके लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो कम मात्रा में देनी है so that they are able to do better. So I'll say 10 to 15 eggs is an average number of eggs we take out. But अगर उनके egg कम है तो फिर egg कम निकलेंगे. ज़्यादा है तो they may be 30 also. But we should be limiting them to around 10 to 15 eggs maximum. लेकिन और अगर होगा नहीं. तो around 7 eggs are allowed by the government of India. सर, इस प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर या इमीडिएटली पेशेंट को हमें कुछ एक्सप्लेन करना है? इमीडिएटली ना हमें कंसेंट फॉर्म साइन करवाना होता है. और आप एक बात याद रख लीजिएगा कि वी आर गिविंग देम एनेस्थीसिया, सो दे कैन हैव Yes. एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन. They can also have surgical complications, and they can Okay. have medical complications, and they can have psychological complications. तो हर के बारे में उनको बताना है. Now, some of them, when they give them anesthesia, they don't recover from anesthesia properly. They may aspirate. So आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम काउंसल कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक देयर इंश्योरेंस बिफोर हैंड. और इंश्योरेंस जो होती है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, एंड दैट शुड कवर देयर लाइफ टिल डेथ. पिकअप टू डेथ is what it covers. So don't take any pickup lightly. कि सब ठीक है ऐसा नहीं होता है. हमें उन्हें ठीक से काउंसल करना चाहिए. They can have anesthesia complications where they may aspirate, they don't recover properly, they can have multiple problems due to anesthesia. Surgical complications can occur. They can have bleeding from vagina. We may accidentally injure their body organs when we are doing the pickup. We may injure their ovaries. So surgical complications can also occur. They may get into some infection that can also occur. Then we can have a condition like the complications which are medical. There's a possibility that they are having a medical complication beforehand. Maybe she's got some kidney disease, or maybe she's having some liver disease, or maybe she's having some blood disorder about which we have made a mistake of not checking it. So अगर हमारा pH चेकअप ठीक से नहीं हुआ है, suddenly we'll find that her kidneys will start failing, या लिवर विल स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम. सो ये प्रॉपर पीएच चेकअप पहले करना बड़ा जरूरी होता है. बेहोशी का जांच, उसमें सब चीजें पहले से पकड़ में आ जाती हैं. Proper history taking is important so that complications but other can occur due to the anesthesia, due to the surgical complications, medical complications. And then there are psychological complications, because after surgery they have taken large amount of hormones and their mind goes into a disarray. So they start thinking क्या होगा, कितने एक्स निकले, कितने एम्ब्रियोज बनेंगे, कितने ट्रांसफर होंगे, कितने फ्रीज होंगे. So we have to counsel them properly. So I think it's a very important question. We have to fill the consent form as per Government of India and counsel them about all the anticipated complications beforehand. Take their signature and take the signature of the witness also. Only then we start with the further management. I think Pooja's phone, her side is getting hung up. So I'll take one or two more questions. Yes, Pooja. Yes, you're muted. एक्चुअली थोड़ा सा ना इंटरनेट इश्यूज हो गया. आई एम वेरी सॉरी सर. Problem, no problem. Okay, sir. And what are the expenses in these procedures? Actually, मतलब average
कि जो हम पेशेंट को बताते हैं, वैसे तो सब हॉस्पिटल्स के अलग अलग ही पैकेजेस होते हैं, बट एज जनरल हम थोड़ा अगर पेशेंट को बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। तो पूजा इसके अंदर हर जगह पे ना नॉर्मली रेट्स आर सेम ओनली, आजकल रेट्स में फर्क नहीं है। एंड व्हाट दे नॉर्मली से इज दैट कंप्लीट embryo transfer, till one embryo transfer, so laboratory charges, doctor जी। charges, OT charges, lab charges कुल मिला के तकरीबन 1,10,000 के पड़ते हैं, 1,10,000। सो अराउंड मे ओके। बी 1 लाख और 1,10,000 प्लस ड्रग्स, दवाइयाँ खुद खरीदनी पड़ती हैं पेशेंट्स को, ये कॉस्ट अराउंड 70,000। So कुल मिला के around 1,80,000 is the expenditure on an IVF cycle. 1.80. Or एवरेज somebody 1.8 may लाख। do it at 1.1, 1.60. Somebody may charge more depending upon where they are. But a well done cycle will cost you around 1.8 lakh rupees. बट अगर इसके अंदर हम कुछ हस्बैंड के लिए कुछ और टेस्ट कर रहे हैं, इन केस वी आर डूइंग समथिंग लाइक माइक्रोफ्लूइडिक्स फॉर द हस्बैंड, जो उनका स्पर्म काउंट कम है, वी डू सम एडवांस प्रोसीजर फॉर देम, that will cost around 15-20,000 more, becomes around 2 lakhs. But till for simple pickup, lab, हमारा consultation, ICSI, blast formation, freezing, thawing, transfer, for one transfer, it will cost around 1.1 lakh rupees plus the drugs. So around 1.7.5 to 1.8 ओके। तक का खर्चा is normally expected in any IVF cycle. And sir, the last but very important issue regarding it, any medical legal issues in the egg pickup, or we have to explain patient about these issues? Yeah, medical legal are big issues here because जब मैंने पहले बोला, Yes. सबसे पहले होता है एथिकल, ये काम ठीक है कि नहीं है, Yes. एथिकल इश्यूज। अगर हमने एथिकल काम नहीं करा तो मेडिको लीगल बन जाते हैं, फिर लॉ आ जाता है बीच में, लॉ Right. लॉ लॉ विल कम एंड कैच अस। नो, सो वी हैव एआरटी लॉज इन आवर कंट्री। अगर हम गलती करेंगे तो हमको लॉज आके पकड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स शुड बी एथिकल एंड डॉक्टर्स आर एथिकल। पेशेंट आते हैं भोले भाव, उनको तो हर चीज के बारे में नहीं पता होता, कितना भी गूगल से पढ़ लें, बट वो दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई एनकरेज पेशेंट्स टू गो टू गूगल एंड रीड अबाउट द प्रोसीजर। एंड जैसे हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, गूगल में खूब सारे उनके पास मौके मिलते हैं उनको जानने का कि ओपीयू क्या होता है, वो पढ़ के हमारे पास में आते हैं। आई जस्ट रिमेंबर दैट द in case we don't do anything which is against our ART laws of the country, I think patient will suffer and we will be under the lens of the law. तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी हैव टू नो दैट अगर हम सेल्फ साइकिल कर रहे हैं, सेल्फ का पिकअप कर रहे हैं, वी हैव टू श्योर दैट वी आर द वाइफ इज काउंसल्ड अबाउट द प्रॉब्लम। हमें ये नहीं कहना कि बहुत छोटा सा प्रोसीजर, कई बार देखा डॉक्टर्स बोलते हैं अरे ये तो कुछ है ही नहीं, 5 मिनट का प्रोसीजर है, और बाद में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं करा होता। तो बताना होता है कि इसके अंदर टिल डेथ इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको कि डेथ होती है इसके अंदर, डेथ होती भी है। तो बताना है पेशेंट को कि इसके अंदर ये सब चीजें हो सकती हैं, जो ब्लीडिंग हो सकती है, देयर कैन बी मेडिकल प्रॉब्लम, सर्जिकल प्रॉब्लम्स, एनेस्थीसिया प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स में देयर मे नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स, देयर मे बी इट मे गो टिल इवन डेथ। ये सब बताना हमें कानून के अनुसार भी जरूरी है, एज पर द एक्ट के अनुसार भी उन्हें बताना चाहिए। बट आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड वी डू इट every day we operate cases. But I think proper counseling is very important to tell them that these complications can occur. And once we have counseled them, then there are no ethical issues. Second problem comes with the payment part. हम बोलेंगे कि आपका इतने पैसे में होगा, बाद में हम एड ऑन्स करते हैं, तो पर पेशेंट से फील बैड कि व्हाई आर वी डूइंग एड ऑन, व्हाई कांट बी मोर ट्रांसपेरेंट। सो पूछिए, अगर हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे और सच्चाई के साथ सारी बातें हम पेशेंट्स को बताएंगे और ठीक काम करेंगे, आई थिंक दैट इज all patient is looking for. And they're all very very nice people, they just want clarity from us. जानबूझ के गलती मत करें हम लोग, अननोइंगली गलती हमसे हो सकती है, बट जानबूझ के हमको कानून Right. के अनुसार चलना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल, रेस्ट ऑल इज अ डेस्टिनी फॉर एवरीवन, बट वी शुड डू द राइट काउंसलिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लॉज आर वेरी क्लियर, प्रॉपर काउंसलिंग, हम कितने एग निकालेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, कितने एग, कितने एम्ब्रियोज हम फ्रीज करेंगे, कितने एम्ब्रियोज हम डालेंगे यूट्रस के अंदर, ब्लास्ट डालेंगे कि डे 3 एम्ब्रियोज डालेंगे, ऑल दिस थिंग्स शुड बी कवर्ड बिफोर हैंड।
Yes. What more? आई थिंक मैं एक मिनट क्वेरीज देख लेती हूँ, किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है There are सर 20 इसमें। शिवानी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मेडिकल टेस्ट टू बी डन बिफोर ओपीयू। medical test. Okay. So, Dr. Shivani, and I can see a lot of friends here. देखे नहीं मैंने आज. We have Shivani, we have Deepa, then we have यस Neeta, we have got Sudha, Dr. Bhatta, Dr. Parnab Das, Dr. Pravad Das, Dr. Vani, Dr. Deepa. So, guys, thank you so much for joining in such large numbers and putting so many queries. Dr. यस Rashmi. सर। So, thank you so much for being here. Let's take these questions one by one. ओके So, सर। Rashmi, आपका सवाल है कि consent क्या होते हैं? So, Rashmi, we have to take the consents, and these consents are signed by the couple. Consents are available in our ART guidelines, and we have given the consent form to all of us from our side also. All our friends we give them. तो फॉर्म को भरना जरूरी है. ये consent form बड़ा जरूरी है डोनर्स के लिए, सेल्फ के लिए भरना. इसके अंदर सब लिखा रहता है कि क्या क्या हमें करना चाहिए. और consent form will cover you up. That has to be signed by the patient also. They will sign, you will sign, her husband will sign, your witness will sign, so that we ensure that we have told them everything. Something goes wrong, consent form will come to our help. And it will also educate people. Consent राइट। form का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को बचा रहे हैं. Consent form है कि पेशेंट एजुकेट भी हो रहा है फॉर्म पढ़ के. सो उनको उनकी भाषा में consent form को पढ़ना चाहिए, फिर साइन करना चाहिए. शिवानी पूछ रही है medical test to be done before OPU. Yes, Shivani. I think I always carry out now with my experience. I carry out their urea creatinine. I carry out their LFT whenever I have a suspicion. Hemogram, then urinary, blood sugar. These all things are normally done. Who should be the राइट। witness? So witness can be anyone in your center. Witness is from your center. Husband तुमका witness हो गया, and you can have a witness from your side, and even their relative can be a witness. Witness can be anyone कि उन्होंने उस चीज को पढ़ के साइन करा है, जिस भाषा में को लैंग्वेज आती है उस भाषा में साइन करा है उन्होंने. That should be done. And the witness can be a nurse, can be a counselor. So we should sign to ensure that we have counseled you properly. So witness can be anyone, but somebody working in your unit or one of their relatives. So bleeding more in the lean PCOs? I can't say. I've always found that PCOs have more bleeding, but they'll have bleeding more in case we don't do the procedure properly. So Dr. Shivani, in case when the needle is in the ovary and the patient is breathing, when the patient is breathing और उनकी ovaries को कर रही हैं और ovary move कर रही है and you got needle inside, then she will have a problem. So needle will be cutting her ovaries. See to it that we ensure that patient is totally relaxed in a PCO. That may take around 10 minutes more. So we have to relax it completely. फिर एक और relevant question है, general anesthesia. I always prefer general anesthesia. This from Dr. Vanipuri. It's GA is the right thing to do. We give propofol, but याद रखिए ये propofol हमेशा पेशेंट को रिलैक्स नहीं करता है. It is a milder type of anesthesia. The moment you find that she's ovaries are moving or she's not relaxed, do put a tube and give her scoline, because complication will be yours. Complication is yours in case you do the procedure properly. So in case she's breathing and she's not able to, her ovaries are moving up and down, do give her scoline. Scoline is a very very good method for such a case. But normally we give them propofol. This is what we do. This is ketamine we can give. So fantastic. Dr. Sudha, sorry, I just read it. You want me to speak in English, so I'll try to speak in English now onwards. Deepa, valid point, very valid point. Clinical competence in OPU, beautiful. Clinical competence तो बेटा शिवानी जी काम कर ही आता है. So government says 50 OPUs. Many people outside countries say 75 OPUs. We have discussed in the classes many times. So 50 OPUs का clinical competence हमें चाहिए. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि competence लाने के लिए केस करना जरूरी नहीं होता है हमेशा. ये तो करना ही है, बट आपको समझना है. हम नॉर्मली केस करना चाहते हैं. केस करना जरूरी नहीं है, केस को समझना जरूरी है. आई थिंक ऑब्जर्व कीजिए. अब मैं बोलूंगा पहले 50-60 केस 70 केस ऑब्जर्व करें आप.
50 केस ऑब्जर्व कीजिए, 10-15 केसेस असिस्ट कीजिए, एंड देन 50 OPUs is what you need to get certified for doing OPUs in our country. Many other countries they say 75 OPUs. Dr. Das, Pranam, good seeing you here. And can stress levels affect OPU? I've told you, we need a counselor. And it doesn't affect OPU for the patient, Shivani. It may affect the doctor also. Stress can come in the doctor also. Fatigue can come in the nurse also. Fatigue can come in the counselor also. So always don't. I always say don't talk about patients always. पेशेंट्स तो बेचारे पेशेंट्स हैं, वो हमारे पास में बहुत होप लेकर आते हैं, बट प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर होती है, हम लोगों का दिमाग ही खराब है. वी आर यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं. सो आई थिंक कि वी ऑल्सो नीड टू de-stress. And OPU is affected, may be affected by doctors also. They have to be calmed down. Okay, great, great, great. Why OPU fails sometimes? Lack of experience, Shivani. Lack of experience can OPU can fail. Normally OPU doesn't fail. But when ovaries are adherent, ovaries are lying behind the uterus, ovaries are not approachable, yes, or the egg count is low, it can fail. But normally OPU does not fail. Okay, great. I think I'm done. I'm done with this. Lovely being with all of you. We're already at 41 minutes. So thank you so much. Yes. And keep moving. Your coming here gives me a lot of energy and strength. And Pooja, you're always our wonder girl. And Thank thank you, you so much, sir. Pooja, for spending available time. And meet again Thank after you, sir. 15 days. Please tell us what topic you want. This is meant for you. Not only meant for the doctors, meant for patients and everyone together. And these Facebook Lives are their Facebook Lives, and then they'll go to our YouTube channel. So you can go to our YouTube channel and watch them. We've got large number of videos present there. Very nice videos. I feel they are nice, and I don't know. You have to judge. In case you like them, you can subscribe our channel so we keep getting updates. And we are there on LinkedIn, Instagram, Facebook, and blah 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 everywhere. And we want to. Actually, हमारा aim है कि no woman should suffer. No woman should suffer, and every patient should know her rights. That's her ethical rights. She should know what is right for her, and that's our endeavor that we take so many of these sessions. And you are our driving force. आप लोग ही हैं, आप ही हमारे ड्राइविंग फोर्स हैं. And as I'm leaving, Sangeeta has put a query here. Vani, okay, nice questions, Vani. PCO have multiple legs. What precautions we take? Don't worry. Softer protocol. Softer protocol. Just remember that hum to make eggs we have to give them hormones. That's what we normally do. So when the number of eggs are more, AMH is high. When AMH is high, guys don't leave. Be there for a few more minutes. A very nice question she has brought in. Uh, when the AMH is high, we have to give less dose of FSH. Remember that. ये HMG का dose कम कर दीजिए, कम egg बनेंगे. Then we'll have less number of eggs. So we have to keep the dose of FSH and HMG less and make the cycle prolonged. Give it for 5 days more, but कम मात्रा में. Give it less amount of dose. And in case you get 15-20 eggs, take out 15-20 eggs. Once I took out 60-75 eggs, I've taken out my highest will be around I think 70-75 eggs. That's okay, but they were olden eras. But nowadays we don't do such stupidity. But they were different eras. The drugs were bad. We only had a long protocol. But now we have got an entire protocol. It doesn't give you any problem. So money after we have PCO patient, trigger with an agonist trigger. Do antac cycle, trigger with agonist, and then after trigger put them on letrozole. There won't be any problem in the patient. But try never to get more than 15-20 mature follicles. So for that you have to understand the AFC and AMH and give them softer protocol. Sangeeta Kambra wants to know, because Sangeeta has put a query, any cutoff time. So there is no cutoff time, but I think the pickups are completed within 10-15 minutes. Sometimes my highest will be around 25 minutes. But in case anesthesia is correct, I think no pickups will cross around 20-25 minutes. Chota pickup 5 minutes, bada pickup 15 minutes, and the bigger pickup maybe 20 minutes, 25 minutes. But anesthesia has to be good in case you find bladder is full. अब देखते हैं bladder full है, then you delay the case. You find that anesthesia is not good, then you're struggling with the patient. So I always say take out the probe, keep it deglove. Tell them to give them scoline. Let the patient go into deep anesthesia.
you'll cut down your time by 10-15 minutes by having a proper anesthesia. So I think that's it, guys. 45 minutes. Time to roll on. You can all go back to your OPDs. Today I'm at home. On the days of Facebook, I'm at home. I'm totally relaxed today. But guys, take care and we'll connect again sometime. Any queries, you have our numbers. Do call us up. Do come to our YouTube channel site, watch some videos and do good to the world. आपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है, आपने वर्ल्ड को बेहतर करना है एक वुमन के लिए. So we are in the business of women health care, and take care of the women who comes to you. They need your help, and the men too. And the men too. I just forgot. Men too need your help. Thank you so much. Thanks, Pooja. You're always wonderful. You're always Thank you, wonderful. sir. Lovely having you with us. And thank everyone for being with us. Goodbye. Take care. Jai Hind. Thank you. Thank you.